नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाज आईएएस में। आइए आज एक स्टैटिक का टॉपिक मतलब कि इकोनॉमी से रिलेटेड एक टॉपिक को उठाते हैं और डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं और इसके सारे आयाम मतलब मेरे कहने का मीनिंग है कि वी विल ट्राई टू कवर 360 ऑफ इन्फ्लेशन। ये जो टॉपिक है हमेशा मतलब कि चर्चा में रहने वाला टॉपिक है और न्यूज़पेपर आप कोई सा उठा लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू या फिर कोई लोकल अखबार, उसमें इसकी चर्चा जरूर होगी और इससे सबसे ज़्यादा मार खाती है देश की आम जनता। तो इसको हम लोग इस वीडियो में जो इन्फ्लेशन क्या होता है, हिंदी में इसको महंगाई या फिर मुद्रास्फीति कहते हैं, यह क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसका जो डिफिनीशन है यह कई तरीक़ा से दिया जा सकता है। एक बार हम लोग जो मतलब कि एक तरीके से स्टैंडर्ड डिफिनीशन उसको देखिए, उसके बाद कंसेप्चुअल हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है यह कहने की कोशिश करता है, ऐसे सिंपल समझिए कि द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। नहीं समझ में आया होगा, समझाता हूं मैं, आगे समझिए। एक और इसका डिफिनीशन आप ऐसे भी दे सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज अ राइज इन प्राइस, आप इसको भी दे सकते हैं। एक और डिफिनेशन देखिए, द डिक्लाइन ऑफ परचेसिंग पावर ओवर द टाइम विल बी ऑल्सो कंसिडर एज अ इन्फ्लेशन। इसका एक अगला डिफिनेशन भी आप ये दे सकते हैं कि जनरल प्राइस राइज इन बास्केट्स गुड्स आर या इज कंसिडर एज अ इन्फ्लेशन। और ये जिसमें चारों जो डिफिनेशन लिखे गए हैं सब सही है, इसमें से कोई भी आप एक याद रख सकते हैं। अब मैं इसको इलिब्रेट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है साधारण भाषा में समझिए। क्या है, ये रहा डिफिनीशन कि एक गिवन पीरियड होगा, आपको एक जो टाइम है यह गिवन होगा, ठीक है। टाइम क्या है, गिवन है, और उसमें मान लेते हैं कि बास्केट वस्तुएं क्या होती हैं। बास्केट गुड्स मीन्स होता है कि ऑलरेडी हमारी जो देश में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने वाली एजेंसी है, उन्होंने कुछ गुड्स को एक बास्केट में रख रखा है, ठीक है। और जैसे इन गुड्स की प्राइस मतलब कि इनकी जो कॉस्ट है पी, ये इंक्रीज होने लगेगी विथ टाइम, तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे क्या कि इन्फ्लेशन है, देश में महंगाई बढ़ रही है। जैसे ऐसे समझते हैं कि अगर एक मान लीजिए जो सिगरेट का कीमत है उसको आप इन्फ्लेशन में जल्दी नहीं देखेंगे, लेकिन अगर मैं कह दूँ आपको कि देखिए जनरल रूप से जो चावल है या फिर गेहूं है इसकी प्राइस बढ़ रही है तो उसको इन्फ्लेशन में कंसिडर किया जाएगा। कहने का सिंपल सा फंडा ये है यहाँ पे कि जब भी जो बेसिक वस्तुएं होती हैं जो हम लोग सब यूज करते हैं उनकी प्राइस बढ़ती है अगर, तो उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ इन्फ्लेशन। यूपीएससी के प्री में एक स्टेटमेंट बना था कि प्राइस राइज इन ऑब्जेक्ट इज इन्फ्लेशन, तो नहीं, जनरल प्राइस राइज होगा तभी मानेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी एक ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए यहाँ पे आलू है, प्याज है, सिगरेट है, फिर से स्वेटर है, बहुत सारी वस्तुएं, और क्या किसी एक की प्राइस में अगर मान लेते हैं स्वेटर है और इसकी प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है तो क्या इसे इन्फ्लेशन कंसिडर किया जाएगा? नो। अगर एक बास्केट में बहुत सारी वस्तुएं रखी है और इनकी एवरेज जो प्राइस है, अगर एवरेज प्राइस इंक्रीज कर रही है देन हम लोग कंसिडर करेंगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा क्लियर करके कि किसी भी स्पेसिफिक जो वस्तु होती हैं अगर उनकी प्राइस बढ़ रही है तो उसे इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करेंगे। जब भी जनरल प्राइस राइज होगा, एक साथ बहुत सारे वस्तु जो बास्केट गुड्स हैं उनमें अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? इन्फ्लेशन। अब हम लोग थोड़ा सा, आप एक दूसरा डिफिनीशन था उसको एनालाइज कीजिए। यहाँ जो एक डिफिनीशन था उसको समझने की कोशिश करते हैं कि परचेसिंग पावर कैसे डिक्लाइन करता है। ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है कि परचेजिंग पावर अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसको भी इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे, ऐसे समझिए इसको। एज्यूम करते हैं कि पहले आज से 20 साल 25 साल पहले ये सच्चाई भी थी कि 1 रुपया में अगर किसी के पास 1 इंडियन रुपी है तो उसको बहुत सारे गुड्स मिल जाते थे। ये बात सही है, मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मेरे पास 1 रुपया है, इंडियन रुपी है, तो उसके बदले में हो सकता है कि कोई 10 चॉकलेट्स ले लाऊं, सिंपल सी फंडा है। तो मेरी जो परचेज करने की, खरीदने की पावर थी, ये क्या थी? ज़्यादा थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये कह रहा है डिफिनीशन कि वर्तमान में क्या हो रहा है कि आपके पास रुपये कितने हैं? 1 ही, बट जो पहले आप मेनी गुड्स मतलब कि 10 गुड्स को खरीद पा रहे थे, हो सकता है कि आप 2 ही गुड्स खरीद पा रहे हो। अब आप समझिए कि आपकी जो पहले परचेजिंग पावर थी वो क्या थी? हाई थी। अब क्या हो रही है? लो हो रही है।
क्यों हो रही है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का दाम समय के साथ लगातार बढ़ते आ रहा है। और ये मैं जो कह रहा हूँ परचेजिंग पावर बहुत सारे वस्तुओं के सेंस में कह रहा हूँ। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक लेख समझ रहे हैं। तो अब देखिए, पहले कहाँ आपको 1 रुपये में 10 वस्तुएं मिल रही थी, 10 चॉकलेट ले पा रहे थे, बट अभी आपके साथ क्या हो रहा है? आप केवल 2 बिस्कुट या फिर 2 चॉकलेट ले पा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो परचेजिंग पावर थी पहले हाई थी, अब क्या हो रही है? कम हो रही है। तो ये जो आपका सेकेंड वाला डिफिनीशन है कि द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ओवर द टाइम इज ऑल्सो कंसिडर एज ए इन्फ्लेशन, ये भी इस बात को जस्टिफाई कर रहा है। और ये तो डिफिनीशन, और मैं कहूँ कि अगर सब में आपको कोई एक डिफिनीशन याद रखना है तब भी आपका काम चल जाएगा। अब आइए देखिए, होता ऐसा है कि कुछ इसके टाइप्स भी हैं। जो इन्फ्लेशन है इसके कुछ टाइप्स भी हैं, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो इसका जो पहला टाइप है ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है समझिए इसको। ऐसे मानते हैं कि कोई यहाँ पे फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री F1 है, ओके। ये जो फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री F1 है और ये कुछ वस्तु को बना रही है, ऑब्जेक्ट को बना रही है, ओके, और एज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि ये जो वस्तु बना रही है टोटल 10 बना रही है, और जो डिमांड है, जो मार्केट में हम आप डिमांड कर रहे हैं उस वस्तु का, हो सकता है कि ये भी क्या रहा हो, 10 ही रहा हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिमांड है वह इक्वल हो जा रहा है किसके? सप्लाई के साथ। तो ना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा और ना ज़्यादा प्राइस घटेगा। और जब भी प्राइस राइक होगा उसी तो हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे। तो यहाँ सिंपल सा डिमांड पुल इन्फ्लेशन में प्राइस को बढ़ा देते हैं। देखिए कैसे हो सकता है कि मार्केट में जो डिमांड हो यह 10 से कितना हो जाए, मान लेते हैं 15 हो गया, और ये जो कंपनी है जो पहले अब कितने 10 वस्तु को बना रही थी, अब मान लेते हैं कि यह 12 वस्तु बना लेती या फिर 11 बना पाती है, क्योंकि हो सकता है कि यह समय के साथ उतनी डेवलप ना कर पा रही हो। तब होगा इस केस में क्या कि अगर यह वस्तु मार्केट में डिमांड 15 है और सप्लाई 11 की हो पा रही है, तो अब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो हो सकता है कि पहले जब आप एक वस्तु के लिए, एक आर्टिकल के 10 रुपया देने को राजी थे, अब आप 12-15 दे के होड़ में खरीदने की कोशिश करें, तो अल्टीमेट इससे क्या होगा? इस वस्तु का प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है? तो बढ़ रहा है। और किसकी वजह से बढ़ रहा है? डिमांड की वजह से। तो जब भी डिमांड के कारण इन्फ्लेशन क्रिएट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल कर दिया, बढ़ा दिया है। तो उस केस में हुआ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसका दूसरा टाइप होता है, उसको समझिए। एक इसका दूसरा टाइप है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ये क्या होता है भाई? अब समझिए एग्जाम्पल से, सेम एग्जाम्पल लेते हैं। वो जो फैक्ट्री F1 थी वह 10 वस्तु को बना रही थी, 10 गुड्स। ये क्या था? उसका सप्लाई था, एस फॉर सप्लाई, और डिमांड भी मान लेते हैं कि 10 गुड्स का ही था। मार्केट में डिमांड भी क्या था? 10 गुड का ही था, गुड्स का। अब होगा क्या कि एक डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, मतलब मार्केट में इक्विलिब्रियम स्टेज बना है, कोई भी एक दूसरे पे ज़्यादा मतलब नहीं, प्राइस बढ़ रहा है ना घट रहा है। बट एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये जो कंपनी है F1, इसके पास जो मशीन है या फिर जो लेबर है उनकी कॉस्ट बढ़ जाए। अब इस बात को समझिए, इससे कि जो ये इसमें जो मशीन लगा है हो सकता है कि वो ख़राब हो गए हों, नए मशीन आए, स्किल्ड लेबर लाए, उनको पेमेंट देना पड़े। तो ये कंपनी जो पहले एक बैग बनाती थी उसका कॉस्ट एक बैग का 100 रुपया आता था, वह मार्केट में 50 रुपया का प्रॉफिट लेके इसको 150 में बेच देती थी। क्लियर? अब आप समझिए कि अगर इस कंपनी का जो बैग बनाने का कॉस्ट अगर अभी 150 हो गया तो यह मार्केट में कितना में बेचना चाहेगी? 200। तो अब बताइए कि जो पहले प्राइस 150 था अब 200 हुआ, तो अल्टीमेट ये क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है। किसके कारण प्राइस इंक्रीज हो रहा है? सिंपल सा, तो अगर इसका जो कॉस्ट नहीं बढ़ा होता, जो लेबर का देने वाला कॉस्ट नहीं बढ़ा होता, इसकी मशीन का कॉस्ट नहीं बढ़ा होगा, तो क्या ये प्राइस बढ़ पाता? नहीं। तो यह जो प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ, यह कॉस्ट की वजह से, यानी कि कंपनी का कोई दोष नहीं है। इसको रॉ मटेरियल जो मिला, जिस रॉ मटेरियल से इस ऑब्जेक्ट को बना रही है वही रॉ मटेरियल महंगा हो गया, तो अल्टीमेट उसका जो कॉस्ट इन्फ्लेशन हो क्या होगा? ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। तो ये था आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब एक तीसरा है, उसको भी हम लोग समझ ही लेते हैं। जो तीसरा है उसको समझिए। तीसरा आपका कह रहा है, इसको मैं क्लियर कर लूँ, ये बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ये जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन होता है पूछना, यही इसका मतलब कहूँ कि छोटा भाई है। सिंपल से समझ लेते हैं कि कंपनी का मशीन ख़राब हो गया,
अभी वर्तमान में कंपनियां एआई ला रही हैं, ऑटोमेशन जैसे टेक्निक का यूज कर रही हैं, तो उनका जो अल्टीमेट वस्तु बनाने का कॉस्ट है ये किसके कारण बढ़ रहा है? उनके स्ट्रक्चरल चेंज के कारण कह सकता हूँ मैं। तो जब भी स्ट्रक्चरल चेंज, मतलब मेरा उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन समय की डिमांड ही है कि कंपनी को आगे अगर सर्वाइव करना है तो ऐसे टेक्निकल लाने पड़ेगी। जैसे टेक्निक लाएगी तो ऑटोमेटिकली उसका खर्च, मतलब बिल्ड करने में उसको खर्च बढ़ गया कंपनी को, तो उससे जो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या कि यह बिल्ट इन्फ्लेशन है। मतलब कि कंपनी का और फिर मेरा उसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन समय ऐसा है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, इतना मतलब कि कॉस्टली हो गई है कि अल्टीमेट इसका प्राइस इंक्रीज होना ही है, इस कारण भी यह होता है। अब एक और इसके दो टाइप होते हैं जो अक्सर न्यूज़ में आते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक जो इसमें टॉपिक आता है कि कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, सिंपल सा। तो देखिए, इन्फ्लेशन तो आप समझ चुके हैं कि जनरल प्राइस राइज है बास्केट गुड्स में, मतलब कि ये बास्केट्स हैं, इसमें बहुत सारी वस्तुएं रखी गई हैं जिनकी अगर एवरेज प्राइस मान लीजिए कुछ साल पहले कुछ और था, वर्तमान में ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका प्रतिशत हम निकाल लेंगे और कह देंगे कि इन्फ्लेशन हो रहा है। बट जो कोर इन्फ्लेशन है यह कहता है कि इन्फ्लेशन आप सबको रखिए, लेकिन उसमें जो फूड है और एनर्जी है इसमें जो प्राइस राइज होता है उसको काउंट नहीं कीजिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि टोटल जो आपका इन्फ्लेशन है उसमें से इन दोनों को माइनस कर दीजिए, मतलब कि फूड्स की जो प्राइस हो रहे हैं बढ़ रहे हैं और एनर्जी की, तो वैसा जो भी इन्फ्लेशन निकल के आएगा उसको हम लोग कहेंगे कोर इन्फ्लेशन। और इसी से रिलेटेड एक छोटा और इन्फ्लेशन है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ये हेडलाइन क्यों है? क्योंकि जब भी इस टाइप का इन्फ्लेशन बढ़ता है तो देश की, दुनिया की न्यूज़ एजेंसियों में हेडलाइन बनाता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशन विथ हेडलाइन। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं है, जब हम लोग जनरल इन्फ्लेशन में फूड और एनर्जी की जो प्राइस इंक्रीज होती है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब कि जो हमारा जनरल इन्फ्लेशन है प्लस इन्फ्लेशन इन फूड्स एंड एनर्जी विल बी कंसिडर एज अ हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन भी क्लियर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आता है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आइए हम लोग उसको समझते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कि फिलिप्स कर्व क्या होता है और इससे रिलेटेड जो बातें ये क्या होती है। देखिए, ये जो कर्व है इसको डिस्कस करते हुए एक बात याद आ रही है, मैंने जिनसे पढ़ा सीखा है वो बेचारे इंटरव्यू में एक सवाल का गलत जवाब दे के आए हुए थे, इसलिए ये कंसेप्ट थोड़ा ध्यान से आप समझिए। पहली बात आपको ये समझना है कि ये जो फिलिप्स कर्व है ये क्या बताता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ ताकि हम लोग समझ पाए। देखिए, जो ये फिलिप्स जो कर्व है ये रिलेशन बताता है कि जो इन्फ्लेशन है इसका इन्वर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ। इसका जो रिलेशन है फिलिप्स का, क्लियर रखिएगा एक बात, जो फिलिप्स कर्व है यह एम्प्लॉयमेंट नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ काफ़ी गौर करने की जरूरत है। जो फिलिप कर्व्स है यह इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, मतलब कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच रिलेशंस बताता है, ना कि रोजगार के बीच। तो अगर क्वेश्चन एमसीक्यू बना हुआ है कि फिलिप्स जो कर्व्स है यह डील करता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, तब सही होगा। अगर वहीं कह देता है कि इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के साथ तो गलत हो जाएगा। और मेरे जो सर के साथ गलत हुआ तो यही वाला, उन्होंने यस बोल दिया कि एम्प्लॉयमेंट, जैसे इंटरव्यूअर ने पूछा उन्हें मतलब क्लियर नहीं हो पाया कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो उनकी गलत हो गया था ये मतलब क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको काफ़ी क्लियर रखिएगा कि जो फिलिप्स कर्व है या इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच रिलेशन बताता है। अब बताता क्या है इसको समझिए, या कहने की कोशिश क्या करता है, इसी पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो फिलिप्स कर्व है ये कहता क्या है, तो इसका कहना ये है ना कि जब भी किसी इकोनॉमी में, मतलब यहां मैं किसी देश की बात कर रहा हूं, जब भी किसी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हाई है तो उसके बीच जो रिलेशन होगा, अगर इन्फ्लेशन क्या है हाई है तो जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा वह क्या होगा, लो होगा। तो ये तो उसके स्टेटमेंट हुई ना, बट इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए होगा क्या, अगर
इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब यह भी है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। वो वाला केस ही इन्फ्लेशन होता है जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा चला जाता है। आप दूसरा डिफिनेशन याद कीजिए, जब वस्तु कम थी और ज़्यादा लोग उसको खरीदने के लिए चले गए थे तो वो भी इन्फ्लेशन का केस था। तो यह कहता है कि जब लोगों के पास, मतलब कि मान लीजिए कि ये चुन्नू मुन्नू हुए, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो ये जो लोग हैं मार्केट में डिमांड क्रिएट करेंगे। तो जैसे ये डिमांड क्रिएट करेंगे मतलब क्या है कि जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, यह क्या करेगी, अपना प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। क्या करेगी, प्रोडक्शन को बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि उसको सप्लाई मीट करना है। तो जब प्रोडक्शन को बढ़ाएगी तो आप बताइए कि प्रोडक्शन कौन करेगा, हम ही लोग करेंगे, इंसान करेंगे, उसमें जो काम करने वाले लेबर हैं, जो इंजीनियर, वो काम करेंगे। तो अल्टीमेट जो उनको रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, इससे एम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कि तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, कम हो गया। तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है कि नहीं, कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ने देते हैं, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, और जैसे लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो कंपनियां उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई को बढ़ाएंगी, और सप्लाई को बढ़ाने का मतलब कि अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगी। और जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो और रोजगार देने की कोशिश करेगी, और लोगों को कंपनी में रोजगार देगी। तो जैसे वो और लोगों को एम्प्लॉय देगी, रोजगार देगी, तो जो बेरोजगारी का दर ऑटोमेटिकली नीचे चला आएगा। यही तो फिलिप्स का एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक आप इस एग्जाम्पल के साथ जोड़ पाए होंगे। अब इसका एक ग्राफ है, वो एग्जाम में दे के पूछ लिया जाता है कि किसका ग्राफ है, तो उसको देख लीजिए ताकि आगे आपको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए फिलिप्स कब क्या कहता है, एक और मैंने स्लाइड ऐड किया था इससे रिलेटेड, इसको पहले समझ लेते हैं। ये क्या कहने की कोशिश, सिंपल से समझिए। ये कहता है कि ये जो बचपन में या फिर हम लोग अभी सब लोग पढ़ते होंगे, ये क्या है, हमारी एक्स एक्सिस और ये वाई होता है। तो फिलिप्स का भी यह कह रहा है कि अगर मैं इस पे रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ले लेता हूं और इधर मैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन ले लेता हूं, तो इनके भी जो रिलेशन बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। मतलब यह कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इधर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो इधर देखिए आप ये वाला लाइन, जैसे देखिए आप यहां से अगर चल रहे हैं ऐसे और ऐसे, इस लाइन को देखिए, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट की रेट कम होगी, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होता जाएगा, देखिए अगर इन्फ्लेशन यहाँ क्या है, काफ़ी कम है, बट यहाँ पे देखिए अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो लाइन है कितना आगे बढ़ जा रहा है। तो फिलिप्स यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे किसी भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है तो वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है ऑटोमेटिकली नीचे आने लगता है। वो बात यहाँ भी लिखी हुई है, आप देख लीजिए। सिंपल से कह रहा है कि फिलिप्स कप क्या है, एक प्रकार का कंसेप्ट है जिसको A.W. फिलिप्स ने बताया था, और वो किसके बीच रिलेशन बताया था, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको याद रखना काफ़ी जरूरी है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक आखिरी बिंदु बच रहा है, उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, मैं इसको स्लाइड क्लियर कर लूँ। देखिए ये जो टॉपिक है ये है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। यह क्या है, तो देखिए 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आरबीआई ये आप जिम्मा खुद उठा लो कि देश में इन्फ्लेशन को आप टारगेट करोगे, और टारगेट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, 2, माफ कीजिएगा 2 नहीं, ये जो है इसको आप 4 कर लीजिए, 4 ± 2। इसका मीनिंग क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, साइड क्लियर करिए। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई से कहा कि 4 + 2 प्लस या -2 पे आप काम करो, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार आरबीआई से यह कह रही है कि आप देश में मैक्सिमम, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4% इतना ही इन्फ्लेशन को रखने की कोशिश करो। यानी कि देश में मिनिमम जो है इन्फ्लेशन 2% रहना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाए, और मैक्सिमम ट्राई करना है कि 6% जाए। और जब भी लगातार किसी 2 क्वार्टर में, क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 में अगर इन्फ्लेशन का रेट या तो 2% से नीचे रह जाती है या फिर 6% को पार कर जाती है, तो इस केस में गवर्नमेंट आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक रिपोर्ट को देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार सिंपल यह बोले कि आप 4 ± 2 के टारगेट पे काम करो। देश में अगर सबसे अच्छा कंडीशन है, मानी कि वेरी गुड वाली कंडीशन, अगर 4% इन्फ्लेशन रहता है, अब समझिए किसी भी इकोनॉमी को आगे बढ़ने के लिए इन्फ्लेशन का होना काफ़ी ज़रूरी है।
इन्फ्लेशन इज नॉट अ बैड थिंग्स, बट अगर ये कंट्रोल एक लिमिट के अंदर है देन इट्स वेरी गुड फॉर इकोनॉमी। बट जैसे ये किसी अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस करता है देन इट इज बिकम अ डेंजरस फॉर एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए और चाइना। अगर ये अपने लिमिट को पार कर जाता है तो दुनिया के किसी भी इकोनॉमी के लिए महंगा साबित हो जाएगा और बर्बाद कर देगा इकोनॉमी को। जैसे आप देख रहे होंगे कुछ दिन पहले आपको सुनने में मिला होगा कि वेनेजुएला में 10-10 लाख एक एक नोट छापे गए थे। वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई कि पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहा वहाँ की, तो 10-10 लाख के एक नोट ले गए तो एक पता लगा कि एक ब्रेड का टुकड़ा मिल रहा था। इन्फ्लेशन इतना ही हो गया तो पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो रही थी। तो इन्फ्लेशन का टारगेटिंग रूप में होना, और भारत में अगर 4% है देन इट्स वेरी गुड, नहीं तो इसको ±2 के कंडीशन में रहना है, 6 रहे या फिर 2 रहे, इसके बीच में रहे। ये था पूरा टॉपिक और मुझे लगता है कि बेसिक तौर पे मैंने इन्फ्लेशन के हर एरिया को कवर किया। और एक टॉपिक और आप समझ लीजिए ताकि हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए इससे, कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे होता है। तो भारत में जो हमारे यहाँ बेस ईयर है यह 2011-12 है, जबकि अभी बात चल रहा है कि 2017-18 को किया जाए, अभी लेकिन 11-12 ही है। और हमारे यहाँ जो है CPI के बेस पे होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले होता था द होलसेल, जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं, या CPI पढ़ते हैं। और CPI क्या है, जो खुदरा वस्तु है उनकी प्राइस कैसे बढ़ रही है, और उसी को एक बास्केट में रख के हम लोग देखते हैं एवरेज प्राइस की अगर बढ़ रहा है तो CPI क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और घट रहा है तो इन्फ्लेशन घट रहा है। तो मैंने इस टॉपिक में लगभग जितने पॉइंट हो सकते थे सबको कवर करने की कोशिश किया है। इस वीडियो को देखिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।